करिए। आगे का सेशन हमारे सहयोगी आयुष सूर्यवंशी कंडक्ट करने जा रहे हैं। ओवर टू यू आयुष। बहुत शुक्रिया पूजा। पहला सवाल सुनील जी आपसे ही है। कैंट से जुड़े रहे उपाध्यक्ष रहे, आपकी वाइफ भी उपाध्यक्ष रही हैं, दावेदार भी हैं, चेयरमैन निकाय चुनाव की बारी आ रही है। कैसा ये सफर रहा और कितनी चुनौतियां रही, किस तरह चुनौतियों को देखते हैं आगे? सन 1985 में सर माइक प्लीज, आपके बगल में जी। वर्ष 1985 में मेरे बड़े भाई महेंद्र वाधवा जी भी उपाध्यक्ष चुने गए। तत्पश्चात 1996 में मैं भी पहले सदस्य काउंसिल चुना गया और उसके बाद में उपाध्यक्ष चुना गया जी। सन 97 में 20 मार्च को चार्ज लिया था तो मेरठ छावनी में पेयजल को लेकर, सड़कों को लेकर और सफाई व्यवस्था को लेकर बहुत समस्याएं थी। पानी की समस्या इतनी थी कि मुझे आज भी याद है, तत्कालीन मुख्य रक्षा मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव थे, उनके समक्ष मैंने ये कहा था मेरठ छावनी की 1 लाख से लेकर 1,10,000 के बीच जनता आबादी है, अगर हम इन्हें पानी भी नहीं दे सकते तो हम किस लिए चुने गए। बाद में उसी मुलायम सिंह यादव ने आपको सम्मानित भी किया था 97 में। सन 97 में 62 छावनियों में उन्होंने मुझे सर्वोत्तम कार्य करने के लिए बेस्ट वाइस प्रेसिडेंट का अवार्ड भी दिया था। आज भी ध्यान है, जब 4 पानी की टंकी का निर्माण हो गया, जब चारों तरफ लोगों को पानी नहीं मिलता था, पानी मिलने लगा, तो सबके सब जो है मुझे वहाँ पानी वाला वाधवा के नाम से पहचानने लग गए थे। एक काठ का पुल था, काठ का पुल यानी लकड़ी का पुल। लकड़ी का पुल वहाँ की 1.5 लाख की आबादी को, जो आबू लेन मेन जैसे कनॉट प्लेस है दिल्ली का, उसी प्रकार मेरठ का जो हार्ट है, हृदय है, वो आबू लेन है। वो लगभग 1.5 लाख की आबादी को जोड़ता था, लेकिन वो उसकी चौड़ाई थी वो 3 से 4 फीट थी। तमाम आर्किटेक्ट और प्लान इंजीनियर ये कहते थे कि ये कैसे बनेगा। हमारे कार्यकाल में वो काठ का पुल लगभग 1.5 किलोमीटर की चौड़ी डेंस कारपेटिंग की सड़क से बना, जिससे लोगों को बड़ी भारी राहत मिली। इन्हीं कार्यों के लिए हमें बेस्ट वाइस प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला था। रविंद्र जी, आपसे पहला सवाल मेरा बड़ा अहम सा है और बड़ा निजी सा भी है और सबसे शायद जुड़ा भी होगा। लोग शहरों की तरफ रुख करते हैं, वापस गांव की तरफ आना नहीं चाहते। 31 साल दूसरे शहर में, कस्बे में बिताने के बाद वापस गांव का रुख करना, क्या मोटिवेशन था, क्या डेडिकेशन था आपका? एक्चुअल में बहुत दूर तो मैं था नहीं, मेरा गांव भी पास में ही है मेरठ के। तो मैं 1980 में पढ़ने के लिए जो है शहर में आया और फिर वहीं का होकर रह गया, वहीं एजुकेशन ली। पहले मैंने कुछ साल प्रैक्टिस की कोर्ट में, 2-3 साल, फिर वहीं पे मेरा एसडी कॉलेज में सिलेक्शन हो गया तो मैं टीचिंग लाइन में आ गया। शादी हो गई जो है, और वहीं पे मेरठ कैंट में ही जो हम रहते हैं। लेकिन एक जो अपनी जड़ से जुड़ाव की बात है, मेरा अपना मानना है कि हम कहीं भी चले जाएं, कितने भी आगे जाएं, लेकिन जिस मिट्टी ने हमें पैदा किया है, जहां हमारी जड़ है, मैं उसे भूलना नहीं चाहता था। 2009 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए तो गांव से नाता लगभग टूटने की स्थिति में था। 1980 में मैं मेरठ आया था और उसके 31 साल बाद 2011 में मैंने फिर से जिस जगह पे मेरा जन्म हुआ था, मैंने उसी को स्कूल के रूप में बदला और वहाँ पे स्कूल शुरू किया, ये सोच करके कि भाई शहर में रह करके हज़ारों बच्चों को पढ़ाया है, पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिस मिट्टी ने मुझे पैदा किया उसके लिए क्या किया जाए। चूँकि मैं अक्सर गांव में जाता था तो कई लोग कहते थे भाई मेरे बच्चे को ये करा दो, मेरे को ये फेल हो गया, ऐसा पास करा दो। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ की स्थिति ऐसी है तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने फिर ये भी था कि मेरे माता पिता की आत्मा यहाँ पर वास करती है, वो हमेशा के लिए कैसे हो, तो उस जगह को मैंने स्कूल के रूप में बदला। फिर देश के में थोड़ी बहुत जो मेरी क्षमता थी उसके हिसाब से फिर मैंने 2014 में विजन स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना की, जिसमें केवल लड़के और लड़कियों को निःशुल्क हॉकी सिखाई जो है, और स्कूल में भी और स्पोर्ट्स एकेडमी में भी एक ही मिशन था कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से या खेल से पैसे के अभाव में ना छूटे। आज भी वही है, अपनी क्षमता के अनुसार मैंने जो भी मैं कर सकता हूं बच्चों की पढ़ाई के लिए, खेल के लिए निःशुल्क करता हूं और कोशिश करता हूं, मेरा प्रयास है कि भाई मेरे प्रयास से इस क्षेत्र के, गांव के, मेरे परिसर के यदि 100-200 बच्चे भी कामयाब हो गए तो समझ लो उसने परिवार कामयाब हो गया और मेरा जीवन कुछ सार्थक हुआ। चलिए, एक बड़ी सार्थक कोशिश है, इसके लिए जोरदार तालियां। सुमित जी, आपसे सवाल। आप अतुल जी नहीं आ पाए हमारे बीच किन्हीं कारणों की वजह से। कैसा सफ़र रहा है अतुल जी का एपेक्स ग्रुप का
और समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार जो स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं, लोगों की मदद की जा रही हैं, उसको कैसे आगे बढ़ा रहे हैं आप लोग? देखिए, अतुल जी ने भी इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत लोगों के लिए काम किया है और उसको बढ़ावा भी दिया है। इसी बिहार पे हमने कुछ कॉलोनी अपनी ऐसी भी बनाई है जिनमें मध्यम वर्ग लोगों के लिए मकान बनाए जाएं। सभी लोग अपने ऊंचे मकानों में, महंगे मकानों में नहीं रह पाएंगे, बिल्कुल। इसलिए छोटे मकान भी अतुल गुप्ता जी ने मध्यम वर्ग लोगों के लिए बनाए हैं मेरठ के अंदर, जो सरकारी आवास योजना के अंतर्गत भी आते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग का एक पूरा खाका है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वाधवा जी, सवाल अहम है क्योंकि समाज सेवा के क्षेत्र में भी आप राजनीति के साथ जब जुड़ते हैं तो जुड़ ही जाते हैं। उसके क्षेत्र में कैसे काम कर रहे हैं आप और क्या चुनौतियां आई? कोविड का दौर हमने देखा है, बड़ी लंबी कहानी रही, किसी के लिए दुख का दौर रहा, किसी के लिए आपदा में अवसर जैसी भी बातें रही। उस वक्त कितने लोगों की मदद की, कैसे की? कोविड के दौरान इसमें दो राय नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक जो भोजन वितरण की व्यवस्था थी, वो उसको हम लोगों ने, जो गरीब बस्तियां थी, जैसे कैंट के अंदर तोपखाना है, लाल कुर्ती है, रजमन है, यहाँ तमाम स्लम्स हैं, लेकिन तमाम जगह भोजन पहुँचाया गया। जहाँ दवाई की अवस्था थी, दवाई पहुँचाई गई। और यकीन मानिएगा, कई हजार जाने जो हैं वहाँ पे हम लोगों ने अपने पसंद से डोर टू डोर जाके वितरण करी कि किसी की मुस्कुराहट पर हो निसार, किसी की मुस्कुराहट पर हो निसार, और किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, और किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। इसी तर्ज पे जो है बहुत कार्य किए, बहुत जाने बचाई। हाँ, ये जरूर अफसोस रहा, कुछ ऐसे बेशकीमती जाने थी जिन्हें हम उस वक्त नहीं बचा पाए, लेकिन इतना प्रयास ये रहा कि कोविड के दौरान भोजन की, दवाइयों की और यहाँ तक कि एम्बुलेंस की भी। और एक बात मुझे ध्यान है कि 3 पेशेंट्स ऐसे थे जिनमें मैं और मेरे साथ मेरा भतीजा जो यहाँ भी बैठे सभागार में, उन पेशेंट्स के साथ जाके ये आनंद हॉस्पिटल एडमिट कराया। डर नहीं लगा आपको जिस वक्त लोग मर रहे थे? साफ कहना होगा, ये लाशें उठ रही थी। ईमानदारी की बात तो यह है कि मेरा भतीजा मुझसे बोला कि चाचा, हम दोनों को चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये 3 लोग इतने गरीब हैं, इनकी जान बचानी है। और उन 3 में से 2 की जान बची, 1 की नहीं बची। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि उस मुश्किल वक्त में भी आपका जो सेवा का भाव था वो बरकरार रहा। रवि जी, सवाल निशुल्क एकेडमी से जुड़ा हुआ है। आमतौर पर पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब वाली बात थी, लेकिन मेरठ में एक अलग संस्कृति और अच्छी संस्कृति है, उसकी तारीफ करनी होगी। उस संस्कृति में क्रिकेट के अलावा हॉकी से जुड़े जो लोग हैं उनको प्रमोट करना, उनको उस तरह से स्किल दे पाना, ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? बहुत बड़ा है, आप भी जानते हैं, क्योंकि गली से लेकर के हर जगह क्रिकेट ही क्रिकेट है। लेकिन हम अपने स्तर से जो भी प्रयास कर सकें, क्योंकि भाई हमें लगता है कि हमारा हॉकी खेल जो है धूमिल होता जा रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे सभी लोग प्रयास। 2 कहानियां, एक तो पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी मिलेगी, पैसा मिल जाएगा। जी। स्पोर्ट्स में तुरंत वो पे बैक नहीं मिलता, ये कैसे कन्विंस करते हैं अगर किसी पेरेंट्स की तरफ से शिकायत रहती है तो? ऐसा नहीं है जो है कि पेरेंट्स कन्विंस होते हैं और सहयोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है। और क्रिकेट और हॉकी वाला जो बैलेंस था? भाई क्रिकेट मैं ही लाइक नहीं करता तो कैसे करूं, कैसे कन्विंस करूं? अच्छा, आपका ये निजी अनुभव भी है? मेरा अपना एक लगाव मान लो, सोच मान लो कि मेरा खुद का ही लगाव हॉकी से, हालांकि मुझे खुद हॉकी नहीं आती, लेकिन मुझे लगाव उससे है। मैं चाहता हूं कि मेरे कोचेज हैं वो प्रयास करते हैं। अब तक कितने बच्चे सीख रहे हैं, कितने बच्चे सीख के आगे बढ़ चुके हैं? 2014 से लगातार ये क्रम जारी है। थोड़ा सा कोरोना ने हमें हिला दिया है, उसको भी हम बैलेंस कर रहे हैं धीरे धीरे। 20 हॉकी प्लेयर जो अलग अलग लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना फख्र का विषय? देखिए, कुछ बच्चे CBSE नेशनल में खेल रहे हैं, कुछ वैसे स्टेट लेवल पे पहुंचे हैं, बहुत सारे बच्चों को आर्मी में दूसरी जगह जॉब मिली है, तो इससे बड़ा मेरे लिए और क्या हो सकता है? इससे ज़िंदगी का हासिल मानते हैं आप? एक अच्छा प्रयास तो मानता ही हूँ। चलिए, आपका बड़प्पन है कि आप कोशिशें करके भी उसे काउंट नहीं कर रहे हैं। सुमित जी, अफोर्डेबल हाउसिंग एक बड़ा विषय रहा है। सरकार की भी कोशिश है कि जिन गरीबों के पास घर नहीं है उनको घर मिल पाए, उस साथ साथ अफोर्डेबल हाउस हम दे पाएँ। 10 लाख के आसपास अगर कोई घर चाहता है बना बनाया तो उसे दे पाना कितनी बड़ी चुनौती है, और कितना आंकड़ा अब तक पहुँच पाया आप लोगों के पास? अभी तक मेरठ में हमने जो अफोर्डेबल स्कीम के तहत मकान बनाए हैं, लगभग 300-400 यूनिट हमने बनाई है, जो लगभग 10 से 12 लाख तक की रेंज में आम लोगों के लिए अवेलेबल है मेरठ महानगर जैसे शहर। अतुल जी के बारे में बताइए, आ नहीं पाए, लेकिन उनका संघर्ष का ये जो सफ़र है बड़ा मतलब मोटिवेटिंग है कि वो चल नहीं पाते हैं लेकिन अपना काम पूरा कर रहे हैं। 20-21 साल इस हादसे को हो गए, या उन पर जो हमला हुआ, गोलियां लगी उनको, उसके बावजूद। ये तो एक पुराना विषय है
जिसको हम अब दोबारा रिपीट नहीं कर पाएंगे। मेरठ का हर आदमी अतुल गुप्ता जी को जाना जाता है सिर्फ उनके संघर्ष के लिए। उसने इस कंडीशन में होने के बावजूद मेरठ को किस विकास स्तर तक लेके आए हैं वो पूरा मेरठ शहर जानता है। चलिए, वाकई सोचिए अगर कोई शख्स इतनी मुश्किल के बावजूद अपनी मुश्किलों को दरकिनार कर आगे बढ़ता है और उस कामयाबी के सफ़र में औरों को भी अपना साथ देता है, अपने साथ के साथ साथ उनको लेकर चलता है, एक अच्छी पहल है। वादवा जी, क्या चुनौतियां अपने लिए 24 के पहले आप देख रहे हैं, क्योंकि निकाय चुनाव की बारी है, आपकी वाइफ लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में वो भी जुड़ी हुई हैं, दावेदार भी हैं, और महज अब लग रहा है कि शायद कुछ ही महीनों के अंदर तारीख साफ हो जाएगी। देखिए, जहाँ तक निकाय चुनाव की बात है, आज मेरी बात को लिख लीजिएगा। हमारे यहाँ पर 90 पार्षद हैं। उस 90 में से कम माननीय मोदी जी की नीतियों की वजह से और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की नीति की वजह से कम 70 से 75 पार्षद जीतेंगे। और जिसको भी हमारी पार्टी मेयर का टिकट देगी, निसंदेह वो वहाँ से मेयर जीत कर आएगी। चूँकि आज जो वहाँ पे वातावरण है, अब से यानी 2017 से पहले शाम को 6 साढ़े 6 बजे के बाद महिलाएं अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाती थी। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं था। आप यकीन मानिए, क्या 7 बजे, क्या 8 बजे, क्या रात के 12 बजे, बिल्कुल एकदम शांत तरीके से महिलाएं बच्चे निकलती हैं। उनके मन में कोई भाव, कोई डर, कोई भय नहीं होगा। क्या वो बड़ा मुद्दा होगा कानून व्यवस्था का, या लोकल मुद्दे, नाली नहीं है, सड़क है, पानी है, ये सब भी होंगे? लोकल मुद्दे के लिए जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे माननीय गडकरी के नेतृत्व में बना है, उसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा एक मॉडल मेरठ में पूरी पार्टी तैयार कर रही है कि जैसे हमें मौका मिलेगा उस एक मॉडल के रूप में, जिस प्रकार हम एक पुणे मॉडल मानते हैं, मेरठ को भी उसी मॉडल पे कार्य। तो जब इतना काम हो रहा है तो फिर आपके लिए बचा क्या है? क्या वादे आपके होंगे? हमारा थोड़ा सा इसमें दोहरा ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी सफाई व्यवस्था है, जो नाले इत्यादि हैं वो थोड़े चौक रहते हैं, उस पर हम जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे कि जो सफाई की थोड़ी व्यवस्था है उसको भी हम सदृढ़ करें, मजबूत करें, सफार। रविंद्र जी, दिल्ली से कनेक्टिविटी दिन ब दिन और बेहतर होती जा रही है। आरटीएस की बात हमने की, वो भी महज महीनों की बात है जब मेरठ तक पहुंच जाएगा। ऐसे में पलायन जो है मेरठ में और ज्यादा होगा, लोग मेरठ में ज्यादा अब आएंगे, बसेंगे। आप लोगों की चुनौतियां समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ने वाली हैं, लेकिन उतनी सुविधाएं भी मिलेंगी। बेशक कुछ ना कुछ फायदा भी उसका होगा। ये आपकी पॉजिटिविटी है कि आप चुनौतियों में भी फायदा देख रहे हैं या सुविधाएं देख पा रहे हैं? नहीं, तभी आगे बढ़ पाएंगे, तभी उनको फेस कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि यदि भाई जैसे रैपिड जा रही है, बिल्कुल हमारे वहीं से गुजर रही है, तो उसका हमें लाभ भी नज़र आ रहा है। ये बात सही है कि भाई कंजक्शन बढ़ेगा, थोड़ी भीड़ भी बढ़ेगी, लेकिन उसका बेनिफिट भी होगा और हम उसे पॉजिटिव के रूप में ही लेंगे। क्या चैलेंजेस आप देख पा रहे हैं आगे? चाहे वो बढ़ती आबादी बढ़ेगी मेरठ में, आपने खुद कहा, इस बात का जिक्र किया कि कंजक्शन बढ़ेगा, और साथ साथ रोजगार के लेकिन संसाधन भी बढ़ेंगे, बहुत सारी जॉब्स भी बढ़ेंगी। भाई ये रैपिड जा रही है, ये अपने साथ कितने सारे जॉब्स लेके जा रही है, और भी इसके साथ साथ जो हमें अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं लोगों को मिलेंगी कि ये अभी हम देख भी नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। सुमित जी, आप लोगों के ऊपर भी बर्डन बढ़ने वाला, काम बढ़ जाएगा आप लोगों का, क्योंकि दूसरे शहरों से आबादी पर मेरठ की तरफ रुख करेगी और कर ही रही है। जी, उसके लिए हम तैयार हैं। हर एक क्षेत्र में, अपने रियल एस्टेट के क्षेत्र में हम हर तरीके से तैयार हैं लोगों के आवागमन के लिए। उसी स्तर पे हम काम कर रहे हैं। मेरठ के अंदर अपनी नई कॉलोनीज ला रहे हैं और उनके ऊपर काम कर रहे हैं। जितना भी दिल्ली एनसीआर का क्राउड है, हमें पता है वो सब मेरठ के अंदर ही आना है। हम उसी के ऊपर अपना पूरी स्पीड से काम कर रहे हैं। अगले 10 साल का खाका या अगले 25 साल का खाका? अगले 10 साल का खाता। बिल्कुल। वादवा जी, चुनौतियां तो बढ़ी रही, लेकिन साथ साथ संसाधन भी बढ़ रहे हैं, और उसे पॉजिटिव भी ले सकते हैं आप रविंद्र जी की तरह, या फिर चैलेंजेस के तौर पर भी देख सकते हैं। लेकिन जब लगातार एक सरकार केंद्र में है, प्रदेश में है, और फिर लोकल लेवल पर लोकल बॉडीज़ में है, तो फिर उनसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। वहाँ पर आप लगातार काम कर रहे हैं, तो आपसे भी अपेक्षाएं बढ़ी होंगी लोगों की। देखिए, केंद्र में सरकार हमारी है, प्रदेश में हमारी है, पर जो मौजूदा मेयर है वो हमारा नहीं है। हाँ। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। अगर हमारा मेयर चुना जाएगा, जिस प्रकार पूरी हमें उम्मीद है, तो जैसे हमने बता रहा आपके इस सम्मानित न्यूज़ नेशन के माध्यम से, जो थोड़ी सी सफाई की व्यवस्था वो बढ़िया रहेगी, और हाँ, जो कनेक्टिविटी सड़कों के अंदर की जो खराब हैं वो उत्तम करेंगे। और एक बार हमें पार्टी ने अगर शहर में मेयर चुनते हैं तो केंद्र सरकार की वजह से और प्रदेश सरकार की वजह से अपना मेयर आते ही, अपने मैक्सिमम पार्षद आते ही पूरे मेरठ की दशा दिशा पूरी तरीके से उत्तम कर देंगे, अच्छी कर देंगे। रविंद्र जी, अपने समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ ऐसे किस्से बताइए जो आप साझा करना चाहें। कई बार चुनौतियां भी होती हैं, कई बार ऐसा लगता है कि क्या ये
जो भी राशि है वो अपने घर पर अपने बच्चों पर न खर्च करें, उनकी पढ़ाई की सुविधा को और आगे न बढ़ाएं, या फिर किसी गरीब की पढ़ाई में खर्च करें, उसकी स्किल में खर्च करें? देखिए, यदि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं तो ऊपर बैठा हुआ वो हमारे लिए कुछ कर रहा है। कम से कम मैं संतुष्ट हूँ कि मेरी वाइफ मेरे साथ हैं, मेरे बच्चे 2 बेटे हैं, दोनों वेल सेटल्ड हो गए हैं बिना मेरे किसी प्रयास के। तो ये कहीं ना कहीं भाभी जी की शिकायत नहीं रहती थी आपसे? नहीं, हमेशा सहयोग रहता था। शायद इनकार करिए, मुस्कुरा के देखिए। नहीं कभी शिकायत नहीं रही, और इनके सहयोग यदि नहीं होता तो शायद ये काम भी नहीं हो पाता। यदि घर ठीक नहीं है तो फिर कैसे करेंगे बाकी का ठीक जो है हम। तो ऐसा नहीं है, उनका दुआएं जो हैं वो काम करती हैं, और इसीलिए हम बेफिक्र होकर करते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हैं जितना हमारे बस की है, बगैर रिजल्ट को देखे हुए कि कोई कहता है कि आप इससे क्या कर लोगे। कई लोग हमें कहते हैं जो गीता का ज्ञान है कि कर्म करो फल की चिंता हमारी नहीं। हाँ, नहीं भाई, हम जो कर सकते हैं वो तो करें। यदि हम यहीं छोड़ देंगे तो फिर करेगा कैसे, होगा कैसे? जहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाए, आगे के आगे रास्ता मिलेगा। कर्म सिद्धांत आपका है। सुमित जी, एक बड़ी चुनौती रहती है खास करके ऐसे मेरठ, मुजफ्फरनगर इस तरह के शहरों में कि वहाँ कॉलोनीज बना दी जाती हैं या घर बना दिए जाते हैं, फिर पता चलता है कि अवैध कॉलोनी है। इस तरह के लोग लगातार परेशान होते हैं, तो उन लोगों को सही जगह पहुंचाया जाए, सही सुविधाएं दी जाए और इस तरह की दिक्कत उनके सामने न आए, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? इसके लिए अतुल गुप्ता जी जो हैं वो सब कॉलोनियाँ MD अप्रूव्ड काटते हैं, जिसमें पहले उस कॉलोनी को हम लोग चलाते हैं, उसके बाद वहाँ पे RWA बन जाती है, और RWA बनने के बाद भी हम उसको पूरा सहयोग करते हैं, अंत समय तक करते रहेंगे, जितनी भी हमारी आज के से स्टार्टिंग से अब तक की कॉलोनी है मेरठ शहर के अंदर। क्योंकि ज़िंदगी का एक सपना लोगों का होता ही आमतौर पर कि अपना घर हो और अपने घर में अपने घर वालों के साथ हम रहे। वहाँ पर अगर ज़िंदगी भर की जमा पूंजी कोई लगा देता है, फिर पता चलता है कि अवैध कॉलोनी है, बुलडोज़र चल रहा है, या वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही, बिजली का पोल नहीं है, नाली नहीं है, सड़क नहीं है, तो ये दिक्कत। और डिफ्रेंशिएट भी करना कि देखिए ये हम आपको अप्रूव दे रहे हैं और ये चीज़ें वहाँ जहाँ आपको खतरा है। देखिए, हमारी जितनी भी कॉलोनी है वो सब MD अप्रूव्ड है। हम इस चीज़ का सबसे पहले विशेष ध्यान रखते हैं कि कोई भी बुलडोजर, कोई भी अवैध निर्माण हमारी कॉलोनी के अंदर ना हो। उसके लिए सबसे पहले हम सारे पैरामीटर्स कंप्लीट करने के बाद ही कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, और सब तरीके की NOCs, ETC वगैरह सब उसके बाद ही हम सारा काम करते हैं। कि भरोसे का रिश्ता भी होता होगा? वो सब मेरठ शहर का हर लोग जानता है कि अतुल गुप्ता जी कितने भरोसेमंद आदमी हैं। चलिए, नाम का भी भरोसा और काम का भी भरोसा। बिल्कुल बिल्कुल। वादवा जी, चुनौतियां बड़ी हैं, लगातार हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन एक आम मेरठ वासी की तौर पर मेरठ को बढ़ते हुए कैसे देख रहे हैं? चाहे वो सराफा बाजार के मामले में हो, दोआब का क्षेत्र है, कृषि उपजाऊ भूमि भी है, किसानों की बात भी लगातार यहाँ से होती रही है, और अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, सराफा की बात हमने की, इंडस्ट्रीज के मामले में मेरठ आगे बढ़ रहा है। ओवरऑल कैसे देख रहे हैं इस सफर को? देखिए, हमारे जितने सम्मानित MLA से MPs हैं, आपके संज्ञान में ला दूं, एक 14 किलोमीटर की इनर आउटर रोड जो कि हापुड़ रोड से चलेगी, उसके बाद मवाना रोड से होते हुए दिल्ली हरिद्वार वाले बाईपास पे मिलेगी। इससे मेरठ के लोगों को और आसपास के कम से कम 25 लाख लोगों को इतनी सुविधा मिलेगी, इतनी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे जितने भी हमारे उद्योग हैं, चाहे वो खेल का उद्योग है, ज्वेलरी का उद्योग है या कैंची का उद्योग है, और इन सबको बहुत बढ़ावा मिलेगा। हमारे पास युद्ध स्तर के ऊपर जो ये हमारी रैपिड चलेगी, रैपिड का वेट कर रहे हैं। रैपिड के स्टार्ट होते ही मेरठ के विकास को इतने पंख लगेंगे कि इस वक्त में जो मेरठ की प्रॉपर्टी है आज वो 4 गुना हो चुकी है। ये रैपिड स्टार्ट होते ही, और जो इनर या आउटर रिंग रोड बताई मैंने 16 किलोमीटर की, इनके स्टार्ट होते ही मेरठ ना केवल वेस्टर्न यूपी का अपितु नॉर्दर्न इंडिया का नंबर 1 के शहर में अग्रणी होने की स्थिति में। विजन विद्यापीठ के बारे में रविंद्र सर बताइए, कैसे काम कर रहा है? बिना फीस के भी कैसे पढ़ा लेते हैं? और कई बार क्राइसिस भी होती होगी। हाँ। ऐसा नहीं है कि बिना फीस के नहीं, अगर कोई जरूरतमंद है तो मैं बता रहा हूँ ना कि सभी तो जरूरतमंद नहीं है, बेशक कुछ ही तो होंगे। हाँ, हम हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं, समाज सेवी हैं, जो अपने स्तर से दूसरे स्कूल में जा कर के गरीब बच्चों को एडोप्ट कर लेते हैं, उनकी फीस कर लेते हैं। तो यदि मान लिया 100 बच्चे मैंने अपने उससे कर लिया, मुझे केवल इतना ही तो करना है कि उनकी फीस माफ़ करनी है। मैं ये मान लूँ कि इतने बच्चे कम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर आपको स्टाफ को सैलरी देना पड़ता होगा, बस का खर्चा होगा, बिल्डिंग का खर्चा होगा, बिल देने पड़ते होंगे। नहीं मेरे भाई, अपना प्रॉफिट मत मानो उसे।
जितने भी सच है, जितने स्कूल चल रहे प्रॉफिट में तो चलेंगे ही, अपना प्रॉफिट कम कर लो उसको। ये तो मानने की बात है। यदि ईश्वर 100 बच्चे वैसे ही कम कर दे तब क्या कर लेंगे हम? कोरोना में बहुत सारे बंद ही हो गए हैं। वो दौर कैसे झेला कोरोना वाला? तो ये एक सोच की बात है बस। आपको सेटिस्फेक्शन कैसे हो? मैंने पहले से ही कर रखा है, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं होती। सुमित जी, आखिरी सवाल आपसे, क्या मौके आप देख रहे हैं मेरठ के लिए भविष्य में और अपने ग्रुप के लिए, अतुल जी के लिए? देखिए, मेरठ में रैपिड आने की वजह से प्रॉपर्टी को लेके बहुत उठान है मेरठ शहर के अंदर, और ओबियसली सबको लगता है कि रैपिड आएगी तो 10 तरीके के विकास मेरठ शहर के अंदर लेके आएगी। उसी के बिहार पे हमने अपनी नई कॉलोनियों का भी की तैयारी शुरू की हैं, कुछ कि भाई बाहर से लोग आएंगे तो उनके लिए भी तैयारी की होगी। उसी को देखते हुए हमने सबसे अपना अहम काम यही रखा है कि लोगों का जो विश्वास है अतुल गुप्ता जी के ऊपर, वो हमेशा बना रहे। ये विश्वास का रिश्ता आप तीनों का कायम रहे। अगर आप कुछ संदेश देना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, अपने आम लोगों के लिए, तो कह सकते हैं वाधवा जी। थैंक यू न्यूज़ नेशन, इट्स अ ब्यूटीफुल हॉल, फैंटेस्टिक स्टूडियो, फैंटेस्टिक पीपल, मार्वलस पीपल। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, और सभी ऑडियंस के साथ, पूरे न्यूज़ नेशन परिवार के साथ मैं आज मेरठ के एक तरक्की के लिए, मेरठ की उन्नति के लिए और पश्चिम उत्तर प्रदेश की विकास के लिए जो वार्ता हुई, सार्थक वार्ता हुई, इसके लिए मैं अपनी तरफ से, ऑडियंस की तरफ से और पूरे जितने मेरे मेहमान बैठे हैं इनकी तरफ से पूरे न्यूज़ नेशन परिवार का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने सम्मान दिया। थैंक यू वन एंड ऑल, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू। रविंद्र जी, आपका कोई संदेश अपनों के लिए? सर, मेरा संदेश तो सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद है कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, इस लायक समझा कि हम यहाँ पे आ पाए। इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से लाते हैं? अपने आप को लायक नहीं मान रहे हैं आप, इतनी फीस माफ कर देते हैं, उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, हॉकी खिला रहे हैं लोगों को लेकिन उसको भी काउंट नहीं करते हैं। ये केवल सेटिस्फेक्शन की बात है और कुछ नहीं है, सेटिस्फेक्शन की। और जहाँ तक संदेश की बात है, जो मैंने अपने जीवन में अपनाया है, मैं ये हर भाई से, हर बहन से चाहूँगा कि भाई जहाँ से आप चले हो उस मिट्टी को, उस जगह को, अपनी रूट को ना भूलो। चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पर जाओ, लेकिन आपके पैर ज़मीन पर रहने चाहिए। ये मेरा जब वापस गांव की तरफ आ रहे थे तो फिर सेटल होने में भाभी जी की शिकायतें रही होंगी? सेटल तो पहले से ही हूँ, बस फ़र्क इतना पड़ा कि अब रोज़ जाना पड़ता है। हाँ। और मैं कम जाता हूँ, जिनकी आप बात कर रहे हो आपकी भाभी ज़्यादा जाती हैं। अच्छा, परिवार का जो साथ रहता है उसका कितना बड़ा योगदान रहता है अपने निजी सफर में? बहुत रहता है, बहुत रहता है। यदि परिवार आपके साथ नहीं है तो बहुत मुश्किल है। कोविड में मुश्किलें भी रही होंगी, उस दौर कैसा रहा? बिल्कुल रही, बहुत ज़्यादा रही, आज तक उन्हें फेस कर रहे हैं। जो उस समय के इफ़ेक्ट्स हैं वो आज भी हैं, धीरे धीरे उनसे बाहर आ रहे हैं। तो ईश्वर की। वाधवा जी, दिक्कत आपको आपके साथ भी आई होगी क्योंकि भाभी जी समाज सेवा के क्षेत्र में, हालांकि वो समझती होंगी इन चीज़ों को, लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी किसी प्यारी नहीं होती। देखिए, आप यकीन मानिए मेरी शादी को 34 वर्ष हो गए और मैं केवल एक बार तो नैनीताल गया हूँ और एक बार मसूरी गया हूँ, इसके अलावा मैं कभी नहीं जा पाया। इसलिए आप भी छुट्टी नहीं लेते हैं? छुट्टी इसलिए ले पा रहे कि भाई अगर जो पूरा परिवार है, मेरा पूरा परिवार, मेरा घर, मेरा समाज पूरा मेरठ है। ये मैं नहीं कह रहा, वहाँ पे सब लोग बोलते हैं। इसी वजह से एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर पहली बार हम जीते 2200 वोट से, अगली बार जीते 2800 वोटों से, तीसरी बार जीते 3400 वोटों से और चौथी बार जीते 3800 वोटों से। तो कुछ करते हैं, इसलिए लोग प्यार करते हैं। और आज भी यही है कि जिस मानवता के लिए, 5वीं बार के लिए कुछ शुभकामनाएं दे रहे हैं वाधवा जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और मिशन यही है कि मानवता के लिए जीते हैं और मानवता के लिए कार्य करते हैं। राजनीति अलग तरीके होती है, वहाँ समाज सेवा के साथ साथ समीकरण फिट करने पड़ते हैं, चाहे वो जातिगत समीकरण हो या धार्मिक समीकरण हो। सियासी मुद्दे भी उस दौर के जो होते हैं उनको साधना पड़ता है। उसमें कितनी महारत है आपको? देखिए, मेरे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन नंबर 1 पे अगर आप लोगों को सम्मान देंगे, विकास करेंगे, उनके दुख सुख में खड़े रहेंगे, तो निसंदेह उसके बाद राजनीतिक समीकरण नंबर 2 पर आते हैं। नंबर 1 पे उनके साथ दुख सुख में खड़े रहो, उनकी मदद करो और उनकी एक आवाज़ पे, जैसे रात के 2 बजे, आज भी मुझे आपको मैं 1999 का संस्मरण 1 मिनट सुनाता हूँ, केवल 1 मिनट का। एक रिक्शे वाला रोडवेज जो है, जहाँ बस स्टैंड है, वो मेरे लाल कुर्ती के निवास स्थान से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जब रोडवेज से एक रिक्शे वाला निकला और वहाँ पे सतीश कुमार नाम का मेरा मित्र था, वो बोले, भाई आप सुनील वाधवा को जानते हो? बोले, जी मैं सुनील वाधवा को जानता हूँ, रात के 2 बज रहे हैं, अगर आप कहो तो मैं उन्हें अभी सोते हुए को उठा दूंगा। तो ये जो अपनत्व है, ये जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है कि एक रिक्शे वाला भी अपनेपन से कह सकता है कि मैं रात को 2 बजे भी उठा दूंगा, ये नंबर 1 पे। इस वजह से हम लोग राजनीति में, समाज सेवा में कामयाब रहते हैं।
राजनीति समीकरण में बैठाते हैं, लेकिन इससे पहले सबके सुख दुख में, तकलीफ में खड़े रहते हैं, कंधे से कंधे मिला के मदद करते हैं। ये जो आपने कमाई की है, इतना भरोसा लोग आप पर दिखा देते हैं, कितने वर्षों की ये मेहनत है? 1985 से लेकर आज तक 38 वर्षों की मेहनत है। ये 38 वर्षों की तपस्या है, 38 वर्षों का ये हमारा प्रयास है। रविंद्र जी, लगातार आप पॉजिटिविटी की बात ही कर रहे हैं, कर्म सिद्धांत पर ही बात कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सवाल पूछना मेरे लिए मुश्किल है, ये मैं जाहिर तौर पर कहूँगा। लेकिन क्या इस समाज सेवा के बाद कोई अपनी महत्वाकांक्षा आपकी है, या फिर कर्म सिद्धांत ही है सर्वोपरि? अपनी ऐसी कोई विशेष महत्वाकांक्षा नहीं है, चूँकि मैं जितना है, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने भाई बंधुओं को भी, सभी को, ऊपर वाले को, कि जितना उसने दिया है बस इसे ही बनाए रखे, ये सफिशिएंट है। सुमित जी, क्या टारगेट्स आप लोग लेकर चल रहे हैं? आखिरी सवाल आपसे। जितने भी टारगेट्स हैं मेरठ के अंदर हम आप लोगों को बता ही चुके हैं। बस ये तो हमारा एक संदेश है आम लोगों के लिए, ये सम्मान का विषय है जिसको न्यूज़ नेशन समय समय पर मेरठ व्यापार वर्ग को हमेशा देता आया है। उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने वक्त निकाला, अपनी बातें रखी, हमारे सवालों का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया, और आप लोगों को भी बहुत शुभकामनाएं। आपका सफर थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद आयुष, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।